अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताइए, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स फॉरेन बायर्स के साथ कैसे काम करते हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ा लीगल रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल का, वेदर आपके गुड्स जो है पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। टाइम इज अ वेरी बिग कंस्ट्रेंट इसमें, तो उन चीजों को मॉनिटर करना होता है। सेकंड चीज होती है सबसे बड़ी कि आपको पेमेंट, वेदर आपको पेमेंट मिल रही है या आपको पेमेंट अगर रिलीज करनी है तो वो पेमेंट्स आपकी करेक्ट चैनल्स के थ्रू रिलीज हो पा रही है नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें कई सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसमें बैंकिंग चैनल्स भी होते हैं, इसमें एंटिटीज भी इन्वॉल्व होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें भी डिलेज आने के चांसेस होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे सेशन में ग्लोबल बिजनेस इनसाइट बाय द बिज मेकर्स। तो आज हमारे साथ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे मिस्टर अंचित श्रीपत। अंचित जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई नो आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है बट फिर भी आपने ये समय निकाला आज इस बारे में ये जो इनिशिएटिव है बिज मेकर का, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। और आज हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं जी। एक तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर, जो हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, एक लीगल सपोर्ट सिस्टम है बिज मेकर का, जहाँ पे हम उनको हेल्प करें। और ऑफ कोर्स उसमें आपका एक बहुत ही खास रोल है। तो दूसरा डिस्कस करेंगे कि यूएई में जो हमारे सर्विसेज हैं, जहाँ पे स्पेसिफिकली इंडियन बिजनेस ओनर्स, इंडियन एक्सपोर्टर्स जो अब बिजनेस यूएई में सेटअप करना चाहते हैं, अपनी कंपनी अपनी एंटिटी वहाँ सेटअप करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमने पहले भी डिस्कस किया है। आज हम थोड़ा सा कमर्शियल्स पे डिस्कस करेंगे। एक एंटिटी की, एक नई कंपनी को दुबई यूएई में स्टार्ट करने में क्या खर्चा आता है मिनिमम, और क्या उसकी क्या टाइमलाइन होती है, कितने समय में वो स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे सर्विसेज हैं जो यूएई में बेस्ड हैं और कुछ अलग अलग मिडिल ईस्ट में बेस्ड हैं, जिस इंडियन कंपनीज को दे रही हैं। बिल्कुल, पर मुझे अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं मिली जो इंडिया और यूएई दोनों जगह प्रेजेंस रखती हो अपनी लीगल और अकाउंटिंग फर्म के साथ, और वो सर्विसेज इतने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से दे रही है सब अपने इंडियन बिजनेस ओनर्स को। ऑफ कोर्स, तो इन दो टॉपिक्स हम बात करेंगे। और मैं चाहूँगा अच्छा जी, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। मैं जो मिस कर गया उसके बाद। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कमल, आपने मेरे को बुलाया है यहाँ पे, एंड आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं आपके द्वारा इतने सारे लोगों तक जो एक मैसेज है या किसी तरीके का एक लर्निंग कर्व है वो मैं प्रोवाइड कर सकूं, ताकि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक करेक्ट ट्रैक पे चल पाएँ और उनको एक सही तरीके की एडवाइस मिले एंड दे कैन ग्रो इन देयर लाइफ। एग्जैक्टली। नाउ कमिंग टू मी, आई एम अ पार्टनर इन अ फुल सर्विस लॉ फर्म which is known as Asaya Legal. आपने एक पिछला सेशन भी किया था हमारे पार्टनर के साथ, गुंजन तेजवानी, who is handling the entire corporate and commercial division. I am mainly looking towards the dispute resolution side and the litigation side, both international and domestic. तो अंचित, सबसे पहले हमें ये बताइए, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स फॉरेन बायर्स के साथ काम करते हैं, तो उनके साथ लीगल रिस्क क्या रहता है? तो इसमें दो तरीके के रिस्क बहुत मेन होते हैं। एक होता है कि जो भी आप गुड्स या तो आप खरीद या आप बेच रहे हो, या तो आप खुद मैन्युफैक्चर करके आगे बेच रहे हो, या तो आप जो है कोई थर्ड कंट्री से जो है आप किसी और कंट्री में आप प्रोवाइड कर रहे हो, वाइट लेबलिंग जिसे बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो है सबसे बड़ा रिस्क आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल का, वेदर आपके गुड्स जो है नहीं पहुंचने हैं। टाइम इज़ अ वेरी बिग कंस्ट्रेंट इसमें, तो उन चीज़ों को मॉनिटर करना होता है। सेकेंड चीज़ होती है सबसे बड़ी कि आपको पेमेंट, वेदर आपको पेमेंट मिल रही है या आपको पेमेंट अगर रिलीज़ करनी है तो वो पेमेंट्स आपके करेक्ट चैनल्स के थ्रू रिलीज़ हो पा रही है नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें कई सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसमें बैंकिंग चैनल्स भी होते हैं, इसमें एंटिटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, तो डिलेज आने की चांसेस हो। राइट, एग्जैक्टली। मतलब अगर हम मोटा तो डॉक्यूमेंटेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है। एक राइट डॉक्यूमेंटेशन, ऑफ कोर्स एक राइट लीगल एग्रीमेंट। कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हैं उसको बहुत ही वेल फ्रेम्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो है एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं है, वी आर इन अ इंटरनेशनल डोमेन, वी आर वर्किंग विद
many other entities which are in various countries. तो हमारे को कहीं ना कहीं हर चीज़ पे बड़ा सिक्योर चलना होता है. हमारे जितने भी एग्रीमेंट्स ड्राफ्टेड हैं, चाहे हमारे सेल के ड्राफ्टिंग हो, चाहे हमारे परचेज के हों, या हमारे विद इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के हों, उन सारे में बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेज होते हैं जो कि होने बहुत नहीं important हैं, एग्जैक्टली ताकि हम अपने आप को बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए आगे चलें. अगर कल को कोई लीगल बैटल हो तो उसमें भी हम प्रोटेक्ट हो. राइट एग्जैक्टली, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में लिखे हुए एक स्पेलिंग मिस्टेक भी कई बार आपको फंसा देती है. तो मैंने पर्सनल खुद ही एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे अपने हम लोगों ट्रेड्स में ने- इनिशियली. जी हम लोगों ने कई केसेस करे हैं जिसमें इंटरप्रिटेशन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. कॉमा और फुल स्टॉप पे भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिसाइड हो जाती हैं. राइट. तो इसके लिए ये एक पॉइंट है जिस पे मुझे लगता है एक्सपोर्टर्स को स्पेसिफिकली, क्योंकि उनका पेमेंट आना होता है वहाँ डिलीवरी के बाद, या कई बार 50-50 पे होता है, कभी 70-30 पे होता है, कई बार एलसी रिलीज होनी होती है. डॉक्यूमेंटेशन में एक छोटा सा एक डॉट एक कॉमा भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है. राइट, बिल्कुल. तो अच्छी चीज दोबारा मैं पूछना चाहूँगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि तो ऐसी सिचुएशन में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का क्या ऑप्शन अवेलेबल होता है? देखिए, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए कहीं पे भी आप कर रहे हो, चाहे आप इंडिया के अंदर कर रहे हो या इंडिया के बाहर कर रहे हो, अगर आपका कमर्शियल लायबिलिटी इन्वॉल्व है, क्योंकि उसके अंदर दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका टाइम का फैक्टर और मनी. और जितना जल्दी आप उसको मतलब जितना जल्दी आप उसको कवर कर पाएंगे, बिल्कुल. उतने ज़्यादा चांस होंगे आपके उस सिचुएशन से बाहर आने के विथ विनिंग कंडीशन. राइट. तो लिटिगेशन इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो इसीलिए आर्बिट्रेशन होता है, मीडिएशन होता है, कंसिलिएशन भी होता है, एंड एट टाइम्स जो है नेगोशिएशंस भी हो जाती हैं, जिनकी वजह से 1-to-1 बैठ करके काफ़ी जो है सेटलमेंट्स हो जाते हैं, आपस में बात करके चीज़ हो जाती है. कई बार होता है कि नहीं होता है, यू नीड अ थर्ड पर्सन, तो आप मीडिएशन के लिए प्रेफर करते हो. अगर लगता है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा लीगल एंगल इन्वॉल्व है, तो फिर आप जो है आर्बिट्रेशन की मूव कर सकते हो. अच्छा, हम बात करेंगे तो हो गया नेशनल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के बारे में, क्योंकि हमारा अभी मेन फोकस यूएई कर रहे you're already in UAE for several years और आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है आपके पास. और तो बिजमेकर का भी मेन फोकस अभी यूएई के ऊपर ही है, तो ऑफ कोर्स असाई लीगल के सपोर्ट के साथ. तो यूएई में से डिस्प्यूट के लिए कौन सा आर्बिट्रेशन बॉडी सबसे सूटेबल है आपको लगता है? तो दो चीज़ें हैं उसमें भी. एक तो वहाँ पे दुबई के अंदर अपना खुद ही दुबई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, जिसको हम DIAC भी बोलते हैं. ओके. एंड दुबई के अंदर उसकी प्रेजेंस है. आप वहाँ पे जो है अपनी फाइलिंग्स भी कर सकते हो. वहाँ पे आप अप्रोच करके आप पूरा एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस है, व्हिच इज अ वेरी सिंपलीफाइड प्रोसेस ओवर देयर. तो उसमें आपको काफ़ी असिस्टेंस भी वहाँ पे भी मिल जाती है, एंड आप उसके बेसिस पे भी आप वहाँ पे आर्बिट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो. वहाँ पे आर्बिट्रेटर्स काफ़ी अच्छे हैं. कई बार एंगल ये आ जाता है कि हमारे उसमें दो कंट्रीज अलग इन्वॉल्व है. वी डोंट वांट कि दुबई के अंदर ही हम आर्बिट्रेशन करें. सो वी यूजुअली पुट एन आर्बिट्रेशन क्लॉज जिसमें हम एक थर्ड न्यूट्रल कंट्री को उसके अंदर रखते हैं. तो दुबई के पास में आपका अबू धाबी है, तो अबू धाबी में भी आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है. थोड़ा सा दूर अगर आप चलें तो फिर सिंगापुर आज की डेट में काफ़ी वेल रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है. तो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड आज की डेट में. हालांकि डिस्टेंस वाइज वो दूर पड़ता है दुबई से, बट वहाँ के जो प्रोफेशनलिज्म है वो अनमैचेबल है. ठीक है, थैंक यू अंशु जी फॉर एक्सप्लेनिंग आर्बिट्रेशन. ऑफ कोर्स इसमें और डिटेल में अगर हमारे किसी टीम मेंबर या हमारे किसी क्लाइंट को डिटेल समझना है तो डेफिनेटली वो हमसे कनेक्ट कर सकता है, और हम एक फ्री सेशन भी रख सकते हैं अगर किसी को, क्योंकि पॉडकास्ट में सब कुछ लीगली एक्सप्लेन करना, क्योंकि हमारी चीज़ केस टू केस भी वेरी करती है. राइट, फॉर श्योर. एंड ये इतनी इन डेप्थ वाली फील्ड है कि इसके अंदर पॉडकास्ट सेशन छोड़िए, आप अगर हम 5 पॉडकास्ट सेशन किए रहते हैं तो भी वो कंप्लीट नहीं होगा. अंडरस्टूड. राइट, ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी. और तो क्या एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज हमेशा इंक्लूड होने चाहिए जो आप रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में अगेन आप उस आर्बिट्रेशन रखना चाहते हैं तो आप आर्बिट्रेशन में किस आर्बिट्रेटर को रखना चाहेंगे, कितने आर्बिट्रेटर्स आप रखना चाहेंगे, आर्बिट्रेशन की सीट क्या होगी, व्हाट विल बी द जुरिसडिक्शन ऑफ दैट आर्बिट्रेशन इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अ डिस्प्यूट. सो दैट इज देयर व्हिच हैज टू बी वेरी वेरी ड्राफ्टेड,
क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जब आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को इन्वोक कर रहे होंगे। सेकंड आती है आपकी टर्मिनेशन की। So termination is another one clause which has to be very very drafted considering the overall value कि आपका क्या चल रहा है एग्रीमेंट, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट्स है, वारंटीज, रिप्रेजेंटेशन, सारी चीजों को देख करके। थर्ड आता है आपका फोर्स मेजर का, क्योंकि यहाँ पे हमारे कई सारे जो शिपमेंट्स हैं दे आर बाय वे ऑफ एयर, एयर इज वेरी कॉस्टली, तो मेजर जितनी आपकी फ्रेट होती है वो बाय सी होती है, राइट। एंड बाय सी के अंदर जो है देयर कैन बी एन एक्ट ऑफ गॉड। तो आपके फोर्स मेजर जितने भी हैं उनको बड़े वेल ड्राफ्ट करना पड़ता है ताकि कल को अगर आपकी कोई शिपमेंट या कोई डिलीवरी जो है टाइम पे नहीं पहुंच रही है, आप उसके लिए लायबल ना हो, स्पेशली अगर कि समुद्र पे मौसम खराब हो गया, राइट, एक हफ्ते के लिए जो है शिप कहीं रुक गया, तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको कंसिडर करते हुए चलनी होती है। राइट, बिल्कुल, वेरी वेल सेड, अच्छी चीज, बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स एंड चीजें, थैंक यू।